छोटा नगर में ढिंढोरा का क्या अर्थ है? तो गोद में छोटा नगर का ढिंढोरा का अर्थ होता है पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। लोकतृति गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, इसका अर्थ होता है लोकतृति मुहावरे का कि पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा हिंदी की एक प्रसिद्ध लोकतृति जिसका प्रयोग अक्सर हिंदी के लेख, निबंध आदि में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछा जाए कि कृष्ण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं विष्णु, राधापति, घनश्याम, मुरारी, माधव, गिरिधर, केशव, गोपाल, गिरधारी, मुरलीधर, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, गोविंद, नंदनंदन, राधारमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, मुरलीधर, कंसारी, रणछोड़, बंशीधर, गिरधारी, नंदलाल, कमलनाथ, अचला, अच्युत, अद्वितीय, आदिदेव, आदित्या, आजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनाधि, आनंद सागर, अनंता, अनंतीज, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अव्युक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेद्रो, दयालु, दयानिधि और देवादिदेव, देवकी नंदन, देवेश, धर्माध्यक्ष, गोपाल, प्रज्ञा ज्ञानेश्वर, हरि, हिरण्यगर्भा, ऋषिकेश। तो ये तो हो गए आपके कृष्ण के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र सरनामी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह ये युद्ध ना उभर पाए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत राष्ट्र थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि भारत में सबसे ऊंचा जो सड़क है वो कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा सड़क है कंचनजंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बीआरओ को भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ सबसे दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गाइस, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। तो जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोपित किया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, अथवा जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभद्र आरोप कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है।
सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इस पंक्ति में हो जाएगा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, यहां पर वेर शब्द 2 बार दिया गया है, पर इसका मतलब अलग अलग है। किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो हिंदी में कुल 9 काव्य रस हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र में मूलतः 9 रसों को ही मान्यता दी है। भक्ति को भाव माना जाए या रस, इस पर काव्य शास्त्रियों ने किंचित विवेचन किया है। मम्मट ने सर्वप्रथम काव्य प्रकाश में भगवत विषयक रति को स्वतंत्र भाव की संज्ञा दी। रौद्र रस का स्थायी भाव का यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है क्योंकि क्रोध के कारण ही व्यक्ति में रौद्र रूप का आवरण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रधनुष के मध्य रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य रंग होता है हरा रंग। इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो वातावरण में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपरिवर्तन तथा प्राकृतिक के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित वर्णों में विभाजित हो जाता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। स्पष्ट है कि इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इससे अभिसारित समांतर प्रकाश पुंज प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दामोदर नदी घाटी के बारे में। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया था। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इस क्वेश्चन से दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तब क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में जान लीजिए आप लोग, चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आती हैं और सूर्य की किरणों को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा पर होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, लेकिन चंद्रमा केवल सूर्य की डिस्क को आंशिक रूप से कवर करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है किस में रूपांतरित हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश को क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अवशोषित करके और रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करके कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। जब 1942 में बलिया, तमलुक और सतारा में बन गई थी आजाद सरकारें ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टेक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। कन्हैया सिंह ने कहा है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 7 वर्ष पूर्व 1850 में काशी में जन्मे भारतेंद्र को आधुनिक हिंदी और नाटक साहित्य का जनक माना जाता है। कवि के रूप में उनकी ख्याति एक नई धारा के प्रवर्तक के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन के बारे में जान लीजिए। इनका पूरा नाम है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। एमएस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।